दुनिया की सबसे खतरनाक जेल का एक ही नियम था, एक गलती और सीधा काल कोठरी। काल कोठरी में वेंटिलेटर थे जिन्हें दिन में बंद और रात को खोल दिया जाता था ताकि हड्डियां कपा देने वाली ठंडी हवाएं अंदर जाएं और बंदे की रूह तक ठिठुरने लगी। बचने के लिए कई बार कैदी टॉयलेट पेपर को वेंटिलेटर में ठूस देते ताकि हवा अंदर न आए, लेकिन हर घंटे बाद एक गार्ड आता और एक हुक से टॉयलेट पेपर हटा देता। ठंडी हवाएं दोबारा अपना काम करने लगती। क्रूरता के कई ऐसे पैमाने तोड़ने वाली इस जेल में रेपिस्ट, गैंग मेंबर, हत्यारे, माफिया ये सब रखे जाते, क्योंकि जेल समंदर के बीचों बीच बनी थी। खुला भी छोड़ दो तो कोई कहाँ ही भागता। जेल को तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन एक सुबह आई और सब कुछ बदल गया। हमेशा की तरह उस रोज भी सुबह सुबह कैदियों की नंबरिंग की जा रही थी। जेलर ने देखा एक कैदी सोया हुआ है। उसे उठाने की कोशिश की गई। जब वो नहीं उठा तो जेलर ने उसके सिर पर जोर का डंडा मारा। इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ। कहीं मर तो नहीं गया, ये सोचकर जेलर ने चादर खींची। जो नज़ारा दिखा उसने जेलर के होश उड़ा दिए। दुनिया की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी। पीछे बचा था तो बस एक पुतला। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम जानेंगे कहानी एक हैरत अंगेज प्रिजन एस्केप की। एल्काट्रॉज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को राज्य में एक आइलैंड पर बनी इस जेल को एक समय पर हेल्काट्रॉस कहा जाता था, यानी नर्क जैसी जेल। नर्क की तरह जो एक बार इस जेल में आ गया बाहर नहीं निकल सकता था। जेल एक चट्टान पर बनी हुई थी, इसलिए इसे द रॉक भी कहा जाता और सबसे खूंखार अपराधी यहाँ रखे जाते। किसे रखा गया था यहाँ? नामों पर गौर करिएगा। अल कपोन उर्फ स्कारफेस, जिनकी दुनिया का सबसे बड़ा नाम। एक डॉन जिसने वैलेंटाइन डे के रोज 7 लोगों को सरेआम मार डाला था। इसी के चलते अमेरिकी सरकार ने उसे पब्लिक एनिमी नंबर 1 की उपाधि दे दी थी। दूसरा नाम रेमंड जॉनसन उर्फ बम्पी, न्यूयॉर्क के हार्लेम इलाके का गॉडफादर, जो तमाम तरीके से अवैध धंधे चलाता था। तीसरा नाम एल्विन फ्रांसिस कॉर्पोविच उर्फ क्रीपी कॉर्पस, अपनी डरावनी मुस्कुराहट के लिए मशहूर, जिससे FBI के डायरेक्टर को निजी खुन्नस थी। क्रीपी कॉर्पस ने 10 हत्याओं को अंजाम दिया था, जिसके लिए उसे 26 साल एल्काट्रॉज में गुजारने पड़े। एल्काट्रॉज को 1910 में एक मिलिट्री जेल के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल सिविल कैदियों को रखने के लिए होने लगा। 36 बार इसे तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई सफल नहीं हुआ। 23 लोग पकड़ लिए गए, 6 को गोली मार दी गई, जबकि 2 डूब गए। इस लिस्ट में हालांकि 5 नाम भी हैं जिन्हें आज तक मिसिंग माना जाता है। कहाँ गायब हुए थे ये लोग? इनकी कहानी शुरू होती है साल 1960 से। एल्काट्रॉज जेल में एक नया कैदी लाया गया। नाम था फ्रैंक मॉरिस। मॉरिस बाकियों से एक मामले में अलग था। IQ टेस्ट में वो टॉप 2% में आता था, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल उसने बैंक लूटने में लगाया और पहुंच गया एल्काट्रॉज। जेल में आते ही मॉरिस ने 3 कैदियों से दोस्ती कर ली। इनके नाम थे जॉन एंगलिन, क्लेरेंस एंगलिन और एलन वेस्ट। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन, जैसा नाम से जाहिर है, भाई थे। दोनों की एक खासियत थी, तैराकी में माहिर, और कई बार तो बर्फ से ढकी झील के अंदर भी तैराकी कर लेते थे। ये बात नोट करिएगा, क्योंकि आगे की कहानी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा तीसरा कैदी एलन वेस्ट छोटा मोटा चोर उचक्का था। हालांकि उसने कई बार जेल तोड़कर भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे एल्काट्रॉज भेज दिया गया। एल्काट्रॉज में इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चारों के सेल एकदम अगल बगल थे। 2 साल यूं ही गुजर गए। फिर दिसंबर 1961 में इन चारों ने मिलकर एक योजना बनाई जेल से भागने की। जैसा पहले बताया, एल्काट्रॉज जेल समंदर के बीचों बीच बनाई गई थी। सबसे नजदीक की जमीन तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर तैर कर जाना पड़ता था। यह भी तब संभव था जब जेल में रात दिन पहरा देते गार्ड्स को झांसा देकर आप 4 दीवारी से बाहर निकल सके। काम मुश्किल था। इसके बावजूद चारों ने मौके खोजने शुरू कर दिए। एक रोज मॉरिस ने काम करते हुए देखा कि जेल की छत पर बने वेंटिलेशन में बस एक जाली लगी है, जिसे आसानी से हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी था कि रात में अपनी अपनी सेल से निकलकर चारों उस वेंटिलेशन रैक तक पहुँचे जो जेल के एक दूसरे सेक्शन में थी।
सेल से बाहर निकलने के लिए सलाखें काटने का ऑप्शन था, लेकिन उसके बाद भी बाहर पूरी रात पहरा देने वाले गार्ड्स थे। ऐसे में मॉरिस ने एक दूसरा तरीका खोजा। उसने देखा कि उनके सेल के पीछे की दीवार के नीचे एक सिंक बना है। उन सब ने किचन से चाकू कांटे इकट्ठा कर उसे खोदना शुरू कर दिया। ये सारा काम उन्होंने तब किया जब रात को जेल में संगीत बजता था, ताकि बाहर आवाज न जाए। लगभग 6 महीने की मेहनत से एक बड़ा सा छेद तैयार हो गया, जो पीछे एक गैलरी में निकलता था। यहाँ से ऊपर चढ़कर वो जेल के ऊपरी माले तक पहुंच सकते थे और वहां से वेंटिलेशन तक पहुंचना आसान था। लेकिन असली मुसीबत उसके बाद शुरू होनी थी। जेल से निकलकर उन्हें समंदर पार करना था और इस काम के लिए जरूरत थी नाव की। 4 कैदियों ने मिलकर इसका भी हल निकाला। भागने से कुछ महीने पहले उन्होंने गैलरी के ऊपर एक खाली जगह में अपनी वर्कशॉप बनाई और वहां रेनकोट की मदद से नाव बनाने में लगे। इस काम में उनकी मदद की पॉपुलर मैकेनिक्स नाम की एक मैगजीन ने। किस्मत से इसमें उन्हें नाव बनाने का तरीका मिल गया और जेल में मौजूद औजारों और रेनकोट की मदद से उन्होंने एक नाव तैयार कर ली। सारी तैयारी के बावजूद एक आखिरी बाधा और थी। प्लान सफल होने के लिए जरूरी था कि किसी को उनके गायब होने का पता न चले, ताकि उन्हें भागने के लिए कुछ वक्त मिल जाए। चारों ने इसका भी रास्ता निकाला। उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और टूथपेस्ट की मदद से नकली सर बनाए। उन्होंने पेंट से उसे रंगा और कैदियों के कटे हुए बालों को चिपकाकर आदमी के चेहरे जैसा हूबहू बना दिया। इन नकली सिरों को उन्होंने गद्दे और तकिए के ऊपर इस तरह डाला कि देखने वाले को लगे कोई इंसान सोया है। सारी तैयारी होने के बाद आई प्लान को अंजाम देने की रात। साल 1962, 11 जून की रात। मौका मिलते ही दीवार में बने छेद से गैलरी में वो घुसे और अपनी जुगाड़ वाली नाव लेकर वेंटिलेटर के रास्ते वो गायब हो गए। सब के सब नहीं, बेचारा एलन वेस्ट पीछे छूट गया। क्यों? दरअसल जिस छेद से वो सब लोग अपने सेल से बाहर आए थे, उसके आसपास दीवार को टूटने से बचाने के लिए उन लोगों ने सीमेंट लगाया था। समय के साथ वो सीमेंट सख्त हो गया। एलन वेस्ट उसे हटाने की कोशिश में लगा रहा। इसी चक्कर में उसे देर हो गई। वो वक्त पर वेंटिलेशन तक पहुंच नहीं पाया और उसके 3 साथी उसके बिना ही फरार हो गए। वेस्ट चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और सो गया। बाकी 3 लोग वेंटिलेशन के सहारे जेल से बाहर निकले। वहां उन्होंने रबर से बनी अपनी नाव में हवा भरी। इसके लिए हारमोनियम की तरह काम करने वाले एक वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया गया, जो दबाए जाने पर हवा छोड़ता था। रात 10 बजे तीनों अपनी नाव में चढ़े और खुले समंदर में आगे बढ़ गए। उस पल के बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चला। अब देखिए अगली सुबह क्या हुआ। अगली सुबह जब जेलर उनके कमरे में गया, कमरे में पुतले थे। तुरंत तलाश शुरू हो गई। FBI को भागे हुए कैदियों की नाव, चप्पू, कपड़े, कुछ तस्वीरें मिली, लेकिन कैदियों का कुछ पता न चला। 10 दिन के अभियान के बाद FBI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कहा कि ज्यादातर संभावना इसी बात की है कि तीनों समंदर की तेज लहरों में डूब गए होंगे। हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। FBI ने इस केस की फाइल 17 साल तक खोली रखी। इस दौरान उन्हें बहुत से कॉल आए। किसी ने कहा कि उसने कैदियों को ब्राजील में देखा है, किसी ने कहा कि अमेरिका में। ये सारी बातें खोखली थी। हालांकि कैदी जिंदा थे, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। आगे के सालों में कई लोगों ने इस केस की तहकीकात करने की कोशिश की। साल 2011 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल ने इस बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें दावा किया गया कि 1962 में पास के एक आइलैंड पर एक नाव पाई गई थी, जिसमें से लोगों के उतरने के निशान देखे गए थे। ये दावा अकेला नहीं है। एंगलिन भाइयों के परिवार वालों ने दावा किया कि सालों तक तो दोनों भाई अपने घर पोस्टकार्ड भेजा करते थे। साल 1989 में जब उनके पिता की डेथ हुई तो लोगों ने बताया कि लंबी दाढ़ी वाले 2 अजनबी वहां आए थे। कुछ मिनटों तक वे ताबूत के सामने खड़े रहे, रोए और फिर वापस चले गए। साल 1993 में एल्काट्रॉस के एक कैदी थॉमस केंट ने दावा किया कि उसने इस जेल ब्रेक में मदद की थी। थॉमस के अनुसार तीनों कैदी क्लैरेंस एंगलिन की प्रेमिका से मिले और वो उन्हें मैक्सिको ले गई। अंत में किस्से को इस बात से खत्म करते हैं कि आज भी यानी 2024 में कई लोग हैं जो इस केस की तह में जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस केस के ऊपर 2 हॉलीवुड फिल्म, एक टीवी सीरीज और कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। बाकायदा हाल में आई मार्वल की वेब सीरीज लोकी के एक एपिसोड में भी इस केस का रेफरेंस दिया गया है। इसी नोट पर आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी कमल ने। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।